डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे आशा और उम्मीद है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और अपने आप को पढ़ाई में मस्त रखे होंगे, व्यस्त रखे होंगे। यानी व्यस्त होकर के, मस्त होकर के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक तरफ कोरोना कामकाजी लोगों के लिए घर में बंद रहने का कारण बन गया है, तो वैसे में अगर इसके पॉजिटिव पक्ष को, अगर निगेटिव में भी हमने पॉजिटिव पक्ष को खोजना है, तो आप जैसे विद्यार्थियों से विद्यार्थियों के लिए वरदान की तरह है, क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में घर में रह करके कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए वरदान इसलिए है, मैं कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा समय आपको मिल रहा है पढ़ाई करने का, और मन लगा करके अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल सफलता की राहें बिल्कुल आसान हो जाएंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आपको बिल्कुल मस्त होकर के अपने आप को पढ़ाई में व्यस्त रखना है, इसी आशा के साथ। और आप मेरे चैनल से भी जुड़े रहिए। आप मेरे चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए बल्कि लाइक और शेयर भी करें, क्योंकि न सिर्फ आपको फायदा हो बल्कि आपके फ्रेंड सर्किल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। तो आइए हम आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। कल के पड़ाव को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे सामने जो सवाल है वह है, किस संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा मतदाताओं की उम्र घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई? ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 62वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 63वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 64वां संविधान संशोधन। अगर हम इस सवाल को इंग्लिश में पढ़ें तो बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द वोटर एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। तो अब हम आइए इसके ऑप्शंस पे विचार करते हैं। सबसे पहले हम जाने कि सार्वभौम मताधिकार क्या है। जो मताधिकार है वह सार्वभौम मताधिकार के नाम से क्यों जाना जाता है और क्या है यह? तो भारत के संविधान में यह स्पष्ट रूप से जिक्र है कि भारत के लोकतंत्र में का जो चुनाव होगा, लोकतंत्र में निर्वाचन होगा, और इस निर्वाचन या चुनाव में वयस्क लोग जो है मत का प्रयोग करेंगे। वयस्क लोग क्या करेंगे? मत का प्रयोग करेंगे, अपना वोट देंगे, वोट देने का राइट होगा। लेकिन यह जो वयस्क का परिभाषा है, इसे डिफाइन करने का राइट जो है भारत की संसद को है। इस वयस्क को कौन डिफाइन करेगा? एडल्ट को कौन डिफाइन करेगा? एडल्ट में किस उम्र को एडल्ट माना जाए, इसको डिफाइन करने का राइट जो है भारत के संविधान में संसद को दिया गया है, और उसे चेंज करने का राइट जो है संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संसद को हासिल है। तो उस स्थिति में अगर हम विचार करते हैं, इसका मतलब कि जब भारत का संविधान बना और व्यस्क मताधिकार जब यहाँ के लोगों को मिला संविधान के लागू होने के बाद, तो उस समय जो व्यस्क मताधिकार की उम्र थी वह 21 वर्ष थी, 21 ईयर्स थी। लेकिन हमने जैसा बताया कि इसमें चेंज करने का राइट जो है संसद को है, और संसद किस माध्यम से चेंज कर सकती है? संविधान संशोधन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसको बदल सकती है। और यह बदल करके 61वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था, जो 1989 में जो आया था, और उसी में जो वयस्क मताधिकार का उम्र है भारत में, उसे घटा करके 21 से घटा करके कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। अब हम ऑप्शन बी और सी, डी पे भी विचार कर लेते हैं। यह जो 62वां संविधान संशोधन, चारों के चारों संविधान संशोधन 1989 में ही आए थे, लेकिन बाकी के जो संविधान संशोधन थे यह पंजाब में आपातकाल से संबंधित था। उस समय जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, यानी वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके राष्ट्रपति का शासन यानी राज्यपाल के द्वारा जो वहां शासन चलाए जाने का प्रावधान था, वह संसद के द्वारा लाया गया था। इसमें उस राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने की बात की गई थी, और वह भी उसी से संबंधित था। इसलिए जो आंसर है आपका ए होगा। सवाल है आपके सामने, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 15 फरवरी, ऑप्शन डी 25 फरवरी। जैसा कि आप जानते हैं, जब मतदाता दिवस की बात हो रही है, यानी यह चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ मसला है। भारत का चुनाव आयोग भारत में चुनाव कराता है, जैसा कि मैंने बताया था। तो
स्थिति में चुनाव आयोग मतदाता दिवस, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात थी वह चुनाव आयोग का मसला है। और उस स्थिति में आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। तो जो 25 जनवरी 1950 को किया गया था, तो यही जो स्थापना दिवस है चुनाव आयोग का 25 जनवरी, उसी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इस दिन चुनाव आयोग पूरे देश भर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो है कई कार्यक्रम चलाता है, जिसमें आपने एक स्लोगन आपके बीच में बड़ा फ्लोट किया था एक समय में, पप्पू मत बनिए मतदान कीजिए। चुनाव के समय आप अक्सर देखे होंगे कि चुनाव आयोग के जो होर्डिंग्स लगे होते हैं, पप्पू मत बनिए, चुनाव में भाग लीजिए, वोट करने जाइए। भारत में मत देने का अधिकार, वोटिंग राइट, निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी किस तरह का अधिकार है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन डी वैधानिक अधिकार, यानी लीगल राइट। हम आइए इन पे विचार करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में सार्वभौम व्यस्क मताधिकार लोगों को मिला हुआ है, जो लोकतंत्र का मूल है। यानी अगर आपको लगता है कि सरकार आपके हिसाब से, आपकी आकांक्षाओं के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो आप इलेक्शन में अपना मत का प्रयोग करके सरकार को बदल सकते हैं, किसी और पार्टी को ला सकते हैं, किसी और दल को बहुमत में ला सकते हैं। यानी आपको वोटिंग राइट मिला हुआ है। तो वोटिंग राइट फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो अधिकार मिलते हैं सत्ताधिकार के खिलाफ, उस अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं, जिसकी हम चर्चा जब मौलिक अधिकार करेंगे भाग 3 में, तो हम विस्तृत रूप से करेंगे। यह भाग 3 में वर्णित है और यह सत्ता या प्राधिकार के खिलाफ वर्णित है। यह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में वर्णित है। इसमें जो है अधिकारों की तमाम व्याख्या है। इसके बाद अगर हम नेचुरल राइट की बात करें, तो यह नैसर्गिक अधिकार, यानी हमें बाय बर्थ यह राइट मिला हुआ, ऐसा नहीं है। जब भारत में लोकतंत्र नहीं था, तो इससे पहले सभी लोगों को या लोगों को मताधिकार का कोई पावर ही नहीं था, है ना, अंग्रेज के जब शासन था। तो नेचुरल राइट तो यह नहीं है। अब आइए हम इस पे विचार करते हैं ऑप्शन बी पे। यह कॉन्स्टिट्यूशन, जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट रूप से सार्वभौम मताधिकार, सार्वभौम मताधिकार का जो है अधिकार, यानी मत देने का अधिकार, जितने भी एडल्ट होंगे, इससे पिछले सवाल में हमने डिस्कस किया था कि एडल्ट को यानी वयस्क को डिफाइन करने का अधिकार संसद को होगा, और इसमें उम्र को बढ़ाने घटाने का जो अधिकार होगा वह संविधान संशोधन के द्वारा तय होगा। अभी पीछे सवाल में हमने देखा, आपको मैं हर बार बता रहा हूं या बताना चाह रहा हूं कि आप जब चारों के चारों ऑप्शन पे विचार करेंगे, तो संभव है कि जो पीछे के सवाल में ऑप्शंस थे वह आगे मुख्य सवाल बन जाए। तभी पीछे हमने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की चर्चा की, उसमें आपने देखा कि जो ऑप्शंस है उसी से मिलता जुलता यह सवाल है। तो यहाँ पर यह जो वैधानिक लीगल राइट जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही है ऑलरेडी, तो लीगल राइट तो इसमें आप अपने आप में समाहित करते हैं। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा, यानी भारत के संविधान में यह जो है संवैधानिक रूप से भारत के नागरिकों को 21 अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की घोषणा का अधिकार, यानी किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 371, ऑप्शन डी अनुच्छेद 395। हम इसको अब इंग्लिश में इस सवाल को पढ़ देते हैं, अंग्रेजी में पढ़ देते हैं। Under which article can the President of India declare a national emergency? Article 352, Article B, Article 370, Option C, Article 371 और Option D, Article 395। अब हम आइए इसके ऑप्शंस पे विचार करते हैं। जरा ध्यान से सुनिए कि घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा 3 स्थिति में की जाती है, और तीनों जो अनुच्छेद है वह उसमें 4 का अंतर है। पहला अनुच्छेद 352, दूसरा अनुच्छेद 356 और तीसरा जो अनुच्छेद है वह 360 है।
लेकिन जो आपात की घोषणा में राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा होती है, जिसको आप नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, वह अनुच्छेद 352 से जुड़ा हुआ मामला है। जबकि अनुच्छेद 356 राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल इनटू एनी स्टेट ऑफ इंडिया, देन इसमें राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि जो राज्यपाल होते हैं, वह सीधा शासन का बागडोर संभाल लेते हैं और मुख्यमंत्री को वहां बर्खास्त कर दिया जाता है। तीसरा जो आपात है वह है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इस स्थिति में जो वित्तीय 3 तरह के आपात की घोषणा भारत के संविधान में करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया वह नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात की है। तो राष्ट्रीय आपात 352 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाए तो वहां पर आपात जो है, वहां पर गवर्नर के शासन यानी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो अधिकार राष्ट्रपति को प्रदत्त है वह 356 के तहत। और जब वित्तीय तंत्र, भारत का अर्थव्यवस्था विफल हो जाए यानी वित्तीय आपात की स्थिति हो तो राष्ट्रपति 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि यह 352 में किस किस आधार पर राष्ट्रपति जो है, अब यहाँ पर जो है किसी भी बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते, किसी भी बाह्य आक्रमण की स्थिति में। इससे पहले क्या था कि जब इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाया था 1975 में, उस समय जो संविधान में जिक्र था कि सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति की स्थिति में भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। लेकिन यहाँ आंतरिक विद्रोह का ही फायदा उठा करके, वह शब्द जो कॉन्स्टिट्यूशन में था मूल संविधान में, उसी का फायदा उठा करके श्रीमती गांधी ने उस समय राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी, जो कि इमरजेंसी के नाम जानते हो, काला अध्याय, लोकतंत्र में काला अध्याय के रूप में जाना जाता है। तो उस स्थिति में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो 44वां संविधान संशोधन में इसे संशोधित किया गया और अब बाह्य आक्रमण और जो सशस्त्र विद्रोह है वही 2 आधार पर प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्रिपरिषद है यानी कैबिनेट है, उसके फैसले के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। और यह जो राष्ट्रीय आपात होगा पहली दफा में 6 मंथ के लिए होगा और 6 मंथ के बाद जो है संसद के विशेष बहुमत से फिर 6 मंथ के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर हम ऑप्शन बी पे विचार करें, ऑप्शन बी क्या है, अनुच्छेद 370, तो यह जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मामला है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो दर्जा था इसी अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था। लेकिन आपको पता होगा कि मोदी जी की सरकार ने इस अनुच्छेद को इस संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया और अब जम्मू को किसी भी तरह का कोई विशेष अधिकार नहीं है। न सिर्फ अनुच्छेद 370 को खत्म किया बल्कि अनुच्छेद 35A को भी समाप्त कर दिया। इस तरह से अब भारत के संविधान में जम्मू कश्मीर को किसी भी तरह के विशेष राज्य के दर्जा का मामला रह ही नहीं गया है। तो आप समझ लीजिए कि अब हम इस पर विचार कर लिए तो 370 नहीं है। ऑप्शन ए को तो हमने बता दिया कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा इसी के अनुसार से होती है और 6 महीने तक प्रभावी होता है, इसके बाद संसद की अनुमति लेनी पड़ती है। 2 ही शर्त है, एक बाह्य आक्रमण का शर्त है और दूसरा सशस्त्र विद्रोह का शर्त है। आंतरिक अशांति वाले जो मसले थे यानी जो टर्म था उसको जनता पार्टी की सरकार ने संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया था और उसी आंतरिक अशांति वाले शब्द का उपयोग करके संविधान के लूपहोल्स को पकड़ करके इंदिरा गांधी ने 1975 में नेशनल इमरजेंसी लागू किया था, जिसमें उस जमाने के जितने भी लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर के जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे तमाम लोग, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो समग्र क्रांति करने वाले जो तमाम लोग थे देश के, वह बंद कर दिए गए थे, जेलों में सलाखों के पीछे डाल दिए गए थे। और कहा जाता है कि 26 जनवरी 1975 जो इमरजेंसी घोषणा की तिथि थी वह संविधान के लिए काला दिवस के रूप में है। यानी इस तरह से लोकतंत्र की हत्या का एक प्रयास था, जो कि बाद में भारत में जो लोकतंत्र की जड़ें हैं, यहाँ जो विश्वास है लोकतंत्र के प्रति, इसके द्वारा इसे ओवरकम किया गया, उसको हटाया गया और फिर जो है इमरजेंसी हटी और फिर लोकतंत्र बहाल हुआ। अब हम अनुच्छेद 371 की बात करें, इसमें महाराष्ट्र, गुजरात और नागालैंड जैसे राज्यों में डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रपति एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाएगा और यही जो डेवलपमेंट बोर्ड होगा वह राष्ट्रपति के द्वारा बनाएगा। इसका जिक्र 371 में है। तो यह भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए जो अनुच्छेद 352 है वही सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 100,
एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का जस्टिस अपना त्याग पत्र रेजिग्नेशन संबोधित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी संबंधित राज्य यानी जिस राज्य में हाई कोर्ट है यानी जहां का न्यायाधीश है उस जिस राज्य में के हाई कोर्ट का न्यायाधीश है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, और ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल को। अब आपको इन चारों ऑप्शंस पे विचार करना है कि हाई कोर्ट का जो जस्टिस है वह कहाँ। अब इसका हम क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं। अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन टू the President of India, the Chief Justice of India, the Chief Justice of High Court of his state, the Governor of the state। सबसे पहले जानिए कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट का जो जस्टिस होता है, जज होता है, वो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। जब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तो ऑब्वियसली जब पद भी छोड़ना होगा, जब पद भी अपना स्वेच्छा से त्यागना होगा, रिजाइन करना होगा, तो वह किसको सौंपेंगे? भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपेंगे। ऐसे असमर्थता की स्थिति में, भ्रष्टाचार या असमर्थता की स्थिति में इनको पद से हटाने का विशेष प्रावधान है संसद के दोनों सदनों से पारित जो अधिनियम है और विशेष बहुमत से पारित अधिनियम के द्वारा ही पारित जो प्रस्ताव है, अधिनियम नहीं प्रस्ताव है, उसके द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। लेकिन स्वेच्छा से अगर वह रिजाइन करना चाहे तो भारत के राष्ट्रपति के नाम संबोधित जो अपना पत्र होता है उससे वह रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ऐसा प्रावधान भारत के संविधान में है। अब हम ये ऑप्शन तो सही हो गया है ना। अब हम अगले दो ऑप्शन पे विचार करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश को रेजिग्नेशन सौंपने का कोई मसला ही नहीं है। तीसरा है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय को, यह भी नहीं है। और राज्यपाल वाले ऑप्शन पे थोड़ा डाउट या उस पर थोड़ा शक जाएगा भी। परीक्षा हॉल में चूंकि एग्जामिनेशन प्रेशर होता है तो आपको लग सकता है कि चूंकि ओथ हाई कोर्ट के जजेस का ओथ जो है गवर्नर कराते हैं, वैसी स्थिति में आपको यह लग सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको रिजाइन करता, लेकिन ऐसा नहीं है, ओथ जरूर दिलाते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 121। किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष, किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी राज्यपाल को, ऑप्शन सी उपाध्यक्ष को, और ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को। अगर हम अंग्रेजी में इस सवाल को पढ़ें तो इफ द स्पीकर ऑफ विधानसभा ऑफ स्टेट वांट्स टू resign, he should tender his resignation letter to first the chief minister, second the governor, third the deputy speaker, fourth and option D the president of India। अब आपको पता होना चाहिए कि बिहार किसी भी राज्य के विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वहां के चुने हुए सदस्य यानी एमएलए के द्वारा चुना जाता है। और वैसे में जब एमएलए के द्वारा चुना जाता है तो एक अध्यक्ष का चुनाव होता है और एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। एक विधानसभा अध्यक्ष जिसको स्पीकर कहते हैं और एक जो है उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। और यही जो है विधानसभाओं के संचालन का जिम्मेवारी देखते हैं। और एक किनके बीच से चुने जाते हैं? एमंग एमएलए चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित सदस्य उन्हीं के बीच से चुने जाते हैं, उन्हीं के द्वारा चुने जाते हैं। तो वैसी स्थिति में जब विधानसभा का जो अध्यक्ष है अगर अपना रेजिग्नेशन देना चाहे तो वह भारत के संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अपना त्याग पत्र जो है वह किसको देगा? यह त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा। और अगर उपाध्यक्ष को किसी भी विधानसभा के उपाध्यक्ष को अगर अपना त्याग पत्र देना होगा तो वह जो है अध्यक्ष को देगा। यानी त्याग पत्र का जो है एक्सचेंज हो जाएगा, या त्याग पत्र एक दूसरे को दे करके जो है अपना रेजिग्नेशन एक दूसरे को देंगे। अब मुख्यमंत्री वाला ऑप्शन नहीं होगा, राज्यपाल वाला भी नहीं होगा, राष्ट्रपति भी वाला भी नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में ऑप्शन सी जो उपाध्यक्ष वाला होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर बिहार किसी भी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष जिसको स्पीकर भी कहते हैं यह एमएलए के बीच से चुना जाता है, यानी जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो निर्वाचित सदस्य जो हैं चुन करके आए हैं उन्हीं में से किसी एक को अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष जिसको स्पीकर कहा जाता है,
और दूसरे को जो है उपाध्यक्ष यानी डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव होता है। अगर रिजाइन करना चाहे तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और अगर उपाध्यक्ष रिजाइन करना चाहे तो अध्यक्ष को रिजाइन लेकर के निकलता है। दोनों का काम विधानसभाओं के सत्र का संचालन, उसका नियमन का कार्य होता है, यानी विधानसभा के संचालन से लेकर के नियमन, उसकी कार्रवाई की गतिविधियों को सफलतापूर्वक अंजाम देने का कार्य अध्यक्ष का होता है और उसकी अनुपस्थिति में। 124 है, इसमें है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। देखिए, जो संसद का निर्माण होता है भारत में, जो पार्लियामेंट, उसको अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, तीनों को मिला करके ही संसद डिफाइन होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि संसद के अंग हैं, तो आपको तीनों का जवाब देना, तीनों के मिले हुए को ही संसद कहा जाता है। कोई एक संसद का निर्माण नहीं करता, यानी लोकसभा, राज्यसभा और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीनों का जो सम्मिलित स्वरूप है वही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का निर्माण करता है। भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि 2 सत्रों के बीच में, संसद के 2 सत्रों के बीच में, संसद के जो 2 सत्र हैं, 2 सेशन है, उसके बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी हर अधिकतम अंतर कितने मंथ का हो सकता है 2 सेशन के बीच में? वह 6 मंथ का हो सकता है। 6 मंथ से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता है। वैसी स्थिति में साल में अगर हम मैक्सिमम की स्थिति की बात करें तो साल में कितना बार कराना पड़ेगा? 6 महीने पे, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होगी? 6 महीना पर 1 बार कराना है, अगला 6 महीना पर 1 बार, कम से कम 2 बार तो हो ही जाता है। लेकिन सामान्य रूप से अगर हम भारत में बात करें तो यहाँ पर जो है 3 बार संसद की प्रक्रियाएं होती हैं। 1 बार शीतकालीन, 1 बार मानसूनकालीन और 1 बार बजट। और अगर कोई विशेष स्थिति हो तो जब भी भारत के राष्ट्रपति चाहें तो लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना भेज करके संसद की बैठक बुला सकते हैं। इस तरह से यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 125, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 20। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत करने की बात हो रही है। राज्यसभा क्या? पार्लियामेंट का एक सेक्शन है। पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, बाइकैमरल है, उसमें एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा में मनोनयन की बात है, राज्यसभा में 2 तरह से सदस्यों का जो है चुनाव होता है। एक निर्वाचन होता है जो राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है, दूसरा मनोनयन होता है यानी नॉमिनेशन होता है। मनोनयन का मतलब है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा सीधा नॉमिनेशन होता है और वह किस क्षेत्र के लोग होने चाहिए? कला के, साहित्य के और विज्ञान के क्षेत्र के जो रिनाउंड पर्सन होंगे। 3 क्षेत्र ध्यान रखिएगा, कला, साहित्य, आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस के जो रिनाउंड लोग होंगे उस क्षेत्र के, उसमें से 12 लोगों का मनोनयन, नॉमिनेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राज्यसभा में होता है। और ऑप्शन सी 12 सही होगा। 126 की बात कर रहे हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन ए 2 वर्ष में 1 बार समाप्त हो जाता है, ऑप्शन बी प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, ऑप्शन सी प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, ऑप्शन डी समाप्त होने का विषय नहीं है। अगर हम इंग्लिश में सवाल को पढ़ें तो और क्लियरिटी आएगी। According to our constitution, the tenure of Rajya Sabha, option A ends every 2 years, option B ends every 5 years, or option C ends every 6 years, and D it is not subject to end. अब आप इसमें विचार कीजिए। हम लोग इसमें विचार करते हैं राज्यसभा के कार्यकाल पर। राज्यसभा के कार्यकाल की बात कर रहा है, राज्यसभा के मेंबर्स के कार्यकाल की बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल है द टेन्योर ऑफ राज्यसभा। देखिए, भारत के संविधान में राज्यसभा को अस्थायी सदन माना गया है। हमने कहा
कि संसद के पार्लियामेंट के 2 सदन है, बाइकैमरल है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो यह जो राज्यसभा है वह अस्थायी है, यह 5 साल के लिए कंस्टिट्यूट होता है और बीच में अगर प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सिफारिश से राष्ट्रपति भंग कर दे तो बीच में भी भंग हो सकता है, लेकिन अमूमन इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे कभी भी वीकली डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, नॉट डिजॉल्व एट एनी कॉस्ट। तो जब इसे डिजॉल्व नहीं किया जा सकता यानी एक अस्थायी है, तो अस्थायी है तो आप ऑप्शन 2 साल में समाप्त होने का कोई मतलब नहीं है, यह गलत हो गया। प्रत्येक 5 साल में समाप्त होने का कोई ऑप्शन नहीं है, अभी गलत हो गया। प्रत्येक 6 साल में समाप्त होने का ऑप्शन है, अभी गलत हो गया। यानी ऑप्शन डी, यह एक अस्थायी सभा है जो कभी विकसित नहीं होती है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। समाप्त होने का विषय नहीं है, यानी बिल्कुल अस्थायी सभा है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब हम इसके सदस्यों की बात करें, मेंबर्स की बात करें, मेंबर्स के कार्यकाल की बात करें, तो जो इसके मेंबर्स चुने जाते हैं, हमने बताया कि मेंबर्स का चुनाव कैसे होता है, या तो निर्वाचित होंगे, इलेक्टेड फ्रॉम द कंसर्न, इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज फ्रॉम एवरी स्टेट्स, और दूसरा जो होगा वह नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी। तो दोनों तरह के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 इयर्स होता है।